पता पता होनी चाहिए जब हम पोएम्स की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट हाउ टू अंडरस्टैंड द पोएम, उसकी थीम क्या बनती है, उसकी टोन क्या है। देन देयर आर सम टूल्स लाइक आई सेड जो कि जो पोएम की एक फ्लो होती है ना, उसको उसके लिए होती हैं। सो यू विल कम अक्रॉस एलिट्रेशन होगी, पर्सोनिफिकेशन, इमेजरी, सिमिली, मेटाफोर्स। इस तरह से करके ना यू गेट अ लॉट ऑफ डिफरेंट लिटरेरी डिवाइसेस जो कि यूज होती हैं पोम पोम को एक फ्लो देने के लिए, टू कन्वे द मीनिंग ऑफ द पोम एज वेल। अच्छा, सो विद सेइंग दैट लेट अस स्टार्ट। थोड़ा सा हम जल्दी से देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो आपके टूल्स हैं अवेलेबल विद द जो यूजुअली यूज होते हैं इन पोम्स। अच्छा, लेट मी जस्ट शो यू। ओके, आई एम गोइंग टू शेयर द स्क्रीन नाउ and let me know when you guys are able to see it. Okay, this is visible to everyone. Okay, तो हम बात करते हैं जब पोएट्री की। So if you look at the first three lines, the sea and my love both are deep. I get as much as I give. Both are infinite. ठीक हो गया? Now you read the other one, जो 5 lines की है. My bounty is as deep as the sea. My love as deep. The more I give to thee, the more I have. For both are infinite. ठीक है ना? तो आप देखेंगे कि जो पहली लाइन है, पहली जो 3 लाइन्स हैं, इवन दो उनकी थोड़ी-सी दे आर कन्वेइंग both of these things convey the same meaning. जो 3 लाइन्स और जो 5 लाइन्स है, दे कन्वे द सेम मीनिंग। लेकिन जो दूसरी लाइन है ना हमारी, जो दूसरा पैरा कह लें इसको, स्टैन्ज़ा कह लें जिसको हम पोएम्स में इनको स्टैन्ज़ा कहते हैं। 1 स्टैन्ज़ा, 2 स्टैन्ज़ा, मतलब अगर 4 लाइन स्टैन्ज़ा है, सो वी कॉल देम अ स्टैन्ज़ा, वी डोंट कॉल देम अ पैराग्राफ इन द पोएम। जैसे हम जब बात करते हैं अपनी फॉर एग्जांपल पैसेजेस की, तो उसमें हम पैराग्राफ्स, हम अगर करना हो कि दिस चंक ऑफ लाइंस आर अ पैराग्राफ, पोएम्स के अंदर वी कॉल देम अ स्टैन्ज़ा। ठीक हो गया? सो ईच लाइन इज अ स्टैन्ज़ा एक्चुअली। सो अगर आप देखें तो सेकंड जो पोएम है ना, जो है उसकी ज़्यादा एक रिदम है, उसके अंदर एक फ्लो है। सो पोएम का यही मकसद होता है कि सिमिलीज़ को यूज़ करके आपकी, फिर आप देखें एक और चीज़ नोट करेंगे यहाँ पर कि लाइक डीप, दी, सी, सी एंड दी राइमिंग हो जाते हैं। डीप, have or infinite तो obviously don't rhyme, but इस तरह से when you end the poem, the lines with rhyming words, वो एक rhythm बनाता है poems की। Okay, let us look at आपके जो devices हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है alliteration. This is a very commonly used device in poems. So, for example, if you look at this, holding a unique universe undone by you. अब you look at the you, unique universe undone, you by you, even though that's YOU, लेकिन साउंड पढ़ने में alliteration हम जब पढ़ रहे होते हैं ना, तो वो एक जो सेम सॉर्ट ऑफ एम्फेसिस ऑन द वर्ड, सो यहाँ पे यू की डोमिनेंस ज्यादा है। ठीक हो गया? सो दिस क्रिएट्स अ रिदमिक इफेक्ट। आप अभी देखेंगे कि ये हम लोग जो आज आई थिंक आई विल गिव यू, जो हम 2-3 सैंपल्स कवर करेंगे पोएम्स के, उसमें भी आप नोट करेंगे कि एलिट्रेशन कहाँ पे आ रही है। ठीक हो? सो फर्स्ट वन इज एलिट्रेशन। ठीक है? यू शुड रिमेंबर दिस, दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस, कि आपको पता हो कि पोएम के अंदर क्या-क्या डिवाइसेस यूज होती हैं टू बिल्ड अप अ कंस्ट्रक्ट अ पोएम। ठीक हो गया ना? फिर hyperbole जो है आपका, जो है is an exaggerated statement that is we can use to stress some strong feelings but not literally. For example, अब अच्छा एक वर्ड exaggeration है, ठीक है ना? exaggeration हम कहते हैं within the confinement of a passage कि it's an exaggerated statement. hyperbole जो है वो यूज होता है in poems, literature के अंदर hyperbole यूज होता है। So for example, I was so cold, I saw polar bears dancing in the night sky. अब आप ये देखेंगे, पढ़ेंगे इसको, तो आप बोलेंगे कि ऑब्वियसली पोलर बेयर्स डांसिंग इन द नाइट स्काई इज अ वेरी, एक सॉर्ट ऑफ एक एक्सट्रीम काइंड ऑफ अ एग्जैजरेशन है। तो इसको हम जब
पोम्स में लेके आते हैं ना इस तरह की चीजों को कि आई आई विश टू होल्ड द स्टार इन द palm ऑफ माई हैंड्स, या आई विश टू कैप्चर द सन इन माई बॉटल, फॉर एग्जाम्पल। इस तरह के मतलब तरह तरह की इस तरह की चीजें। तो दीज आर ऑल हाइपरबोली। ठीक हो गया ना? इसको जो मतलब प्रोनाउंसिएशन इसकी है हाइपरबोल नहीं, हाइपरबोल भी कुछ लोग कहते हैं लेकिन इट्स हाइपरबली। सो लाइक जो ओ है इट्स मोर ऑफ अ ए यू का बनता है, या ए आप कह लें बनता है हाइपरबली। ठीक हो गया ना? ओके। सो like you said, this is a the reference of polar bears dancing in the night sky is an exaggeration of feeling extreme cold. तो ये इनकी इसका हाइपरबोली का जो मकसद होता है ना वो यही होता है टू प्रोवाइड सम इमेजरी कि यू नो इट गिव्स यू वेरी एग्जैजरेटेड सेंस ऑफ एन इमेजरी, और आप उसको लेके लिंक करते हैं विद फॉर एग्जांपल यू फीलिंग कोल्ड, या यू फीलिंग यू नो फॉर एग्जांपल यू फीलिंग सैडनेस, सैडनेस अगर आप बात करें, या यू फीलिंग यू नो इन लव, या यू फीलिंग इन व्हाटएवर इट मे बी जॉय। तो हाइपरबोली को यूज करके आप अपना वो एक पॉइंट कन्वे कर सकते हैं उस तरह से। अच्छा, नेक्स्ट वी कम टू अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल दैट इज यूज्ड इन पोम्स, दैट इज इमेजरी। ठीक है? सो इफ यू लुक एट इट, इमेजरी के बगैर पोम ज्यादातर नहीं होती। ज्यादातर पोएम्स जो हैं उनमें कुछ ना कुछ इमेजरी होती जरूर है। इमेजरी हेल्प करती है आपको रीडर के लिए कि वो जब पढ़े पोम को तो वो यू नो ही गोज उसके माइंड के अंदर मेंटल इमेजेस बन जाए उस तरह की चीजों की। सो images a poetic device which is used to add depth to a sentence, and this does descriptive in nature, very important। images are descriptive होती है nature के अंदर। ठीक है? so it appeals to at least one of our five senses। ठीक हो गया? तो आपकी फाइव सेंसेस जो है, जब सी टच यू नो टेस्ट हेयर जो है जो फील है, तो आपकी जो फाइव बेसिक सेंसेस हैं वो ज्यादातर इमेजेस यूज होती है टू हिट वन ऑफ देम और टू ऑफ देम और थ्री ऑफ देम। इमेजरी एक सेंटेंस के अंदर इट कुड बी स्ट्राइकिंग एटलीस्ट मोर देन वन ऑफ योर सेंसेस एज वेल। तो आपको जैसे कहेगा कि आई स्मेल्ड द ग्रास, आई स्मेल्ड द फील्ड, the smell of fresh grass when the mist hits the grass blade। ठीक है? इस तरह की आपको वो कोई ना कोई ऐसा सेंटेंस में वो पिक्चर एक दे रहा होगा, ऐड कर रहा होगा कि आप उसको पढ़ के यू विल बी एबल टू यू नो गो बैक इन दैट उस जोन के अंदर चले जाएंगे आप एक तरह से, कि आप उसको स्मेल कर सकेंगे या उसको देख सकेंगे अपने सामने, या आप उसको फील कर सकेंगे या टेस्ट कर सकेंगे। तो इस तरह से करके ना होता है। सो उसमें इमेजरी के अंदर देयर आर टू थिंग्स दैट आर कॉमनली यूज्ड, अ मेटाफोर एंड अ सिमिली। सो मेटाफोर सिमिलीज आर वेरी सिमिलर इन नेचर। मेटाफोर आपकी एक तरह से आप कहते हैं फॉर एग्जांपल ही स्लेप्ट, आप जैसे कहेंगे कि एक सिमिली तो आ जाता है कि लाइक या सच एज या एज। सिमिली आपका ये डिस्टिंक्शन होती है दोनों के बीच में। लेकिन मेटाफोर यू वुड कॉल समवन फॉर एग्जांपल ही वाज अ बेयर, या ही वाज अ लायन, या he was a lion hearted fellow। ठीक है? फॉर एग्जांपल इस तरह से करके तो यू आर डिस्क्राइबिंग समवन, यू आर सेइंग कि he is as strong as a lion is, या he is as kind hearted as someone else। तो आप उस तरह से सिमिली तो उस तरह से बन जाती है ना। तो मेटाफोर इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ सिमिली व्हेन यू रिमूव द लाइक एंड द सच एज या एज को रिमूव करके आप उसको मेटाफोर बना देते हैं। तो लाइक इफ यू look at the example as well over here, is used to describe a thing by mentioning some other thing। ठीक हो गया? Also a metaphor is used when something is directly related to the other without drawing any line of distinction between them। So like I said, he is a lion-hearted fellow। ठीक है? हाँ, इस तरह से बिल्कुल इस तरह से you can say my son is lion usually हम इस तरह से मतलब नॉर्मल ज़बान में यूज़ नहीं होता, लेकिन you might say कि मैं आपको एग्जांपल देना चाह रहा हूँ, मेरे माइंड में भी आ नहीं रहा, बट आई होप यू गेटिंग द मीनिंग के सिमिली के अंदर जैसे फॉर एग्जांपल माय सन इज एज स्ट्रांग एज अ लायन। ठीक है? या माय सन इज एज ब्रेव एज अ लायन, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। तो दैट इज अ सिमिली। मेटाफोर में आप कह सकते हैं लाइक आई सेड कि माय सन इज अ वेरी लायन हार्टेड फेलो। तो या यू नो उस तरह की एक पिक्चर दे देता है वो आपको। You don't compare it exactly, but you make the thing to आई एम एज टॉल एज माय ब्रदर। वो तो आपकी वो हो जाएगी ना, सिमिली के अंदर आ जाएगा। इट वोंट बी अ मेटाफोर। मेटाफोर आपको भी मैं जो सैंपल आएंगे ना आगे, तो वी विल लुक एट देम एज वेल। ठीक हो गया ना? अब जैसे इधर इसने दिया स्प्रेड माई सेल्फ ऑन अ ब्लू कैनवास। ठीक है? तो इसका ये मतलब थोड़ी कि मैं अपने आप को मैं स्प्रेड कर गया हूँ।
मतलब आई एम ब्लू कैनवस को पकड़ के यू नो आई लाई डाउन ऑन इट एंड स्पेंडिंग ऑन इट। स्प्रेड माई सेल्फ ऑन ब्लू कैनवस का क्या मतलब है कि मैंने उस पे जो पेंट किया है ना, आई स्प्रेड माई थॉट्स ऑन इट। मैंने ब्लू कैनवस के ऊपर अपनी थॉट्स उधर पेंट कर दी हैं। यू आर स्टोन, यू कैन मतलब इट्स नॉट एग्जैक्टली अ राइट मेटाफोर, बट आई गेट व्हाट यू मीनिंग टू से। बिल्कुल आप मतलब यूर इन द राइट पाथ कि यार इस तरह से आप उसको रेफर कर सकते हैं। आई विल गिव यू मोर एग्जांपल्स, अभी हम आगे चलते हैं जब पॉइंट्स आती हैं हमारे पास, आई विल हाईलाइट उसमें मेटाफोर किधर वहां पे लाई कर रहे हैं, तो यू विल गेट अ बेटर बेटर अंडरस्टैंडिंग एज वेल के क्या मतलब होता है। सो अब आप सिंबली की देखेंगे अगर आप, हिज एंगर बर्न्ट लाइक एन इनसेशिएबल फायर, ठीक है। सिंबलीज के अंदर लाइक, सच एज, सिमिलर टू, इस तरह के वर्ड्स आते हैं। तो लाइक इधर उन्होंने हाईलाइट भी आई थिंक किया हुआ है ये वाले। Both metaphor and simile are bifurcations of imagery. There is a thin line between both. Like I said, आप मेटाफोर और सिमिलीज जो हैं इंटरचेंजेबली होती हैं, लेकिन बस उसमें फर्क ये होता है कि आप सिमिली के अंदर लाइक एज, सच एज, यू आर ड्राइंग द कंपैरिजन। उसमें मेटाफोर के अंदर यू डायरेक्टली लिंक द पर्सन या द थिंग या द प्लेस या द whatever object you're talking about to another object, you're directly linking them together. You don't say such as, like as, similar to। ठीक हो गया ना? तो ये दोनों का फर्क है। एंड मेन जो मकसद है आपका यूज करने का, इट्स टू गिव a kind of an image to the view, the listener, the reader, कि क्या पोम के अंदर क्या हो रहा है, बात क्या हो रही है। इट हेल्प्स यू ड्रॉ मेंटल पिक्चर ऑफ इट। ठीक हो गया? अच्छा, आयरनी। सो आयरनी भी बहुत यूज्ड डिवाइसेस होती है। सो आयरोनिकल स्टेटमेंट induces a sarcastic effect। ठीक हो गया? In other words, we can detect irony when we write something that is contradictory to what is expected। For example, a fire station burns down। ठीक है? So this is an irony। आप इस तरह से कह सकते हैं कि फायर स्टेशन इज जनरली यूज टू ड्रॉ आउट द फायर ना, वो फायर को खत्म करने के लिए बना होता है फायर स्टेशन। लेकिन फायर स्टेशन का बर्न डाउन होना ही खुद बर्न हो जाना इज एन आयरनी। ठीक हो गया ना? सो इट इंक्लूड्स अ sarcastic इफेक्ट एंड इट इज मेंट टू राइट समथिंग दैट इज कॉन्ट्राडिक्टरी। ठीक है ना? आयरनी का ये होता है। अच्छा, ऑक्सीमोरॉन। So oxymoron is present if two completely opposite words are used in conjunction। So for example, both the words have the same difference। तो आप ये देखेंगे कि same and difference are opposite words। ऐसी है ना? Something is same means कि something is alike। Something is different means कि something is unalike। unalike, उसके एक दूसरे के करीब नहीं है, inequal या वो नहीं है, बिल्कुल बराबर के नहीं है वो। So इन दोनों का यहाँ पे आना, both the words have the same difference, this is an oxymoron। So when you add two different opposing words together, जिनको आप लिंक कर देते हैं साथ एक के, तो then it's an oxymoron। ठीक हो गया? इसकी भी अभी आगे आई थिंक एक जो एग्जांपल कवर करेंगे उसके अंदर इसका ऑक्सीमोरॉन का है। We'll come across it as well in the poem। Okay, so next we move on to onomatopoeia। ठीक है? onomatopoeia, आप स्पेलिंग इसके नोट डाउन कर लें। अगेन दीज आर सब, आई एम श्योर कि आपके लिए काफी कुछ ये वर्ड्स ओनोमेटोपिया का अभी बताता हूँ आपको। ओनोमेटोपिया इट हेल्प्स टू, अच्छा, बोथ द वर्ड्स हैव द सेम डिफरेंस। कहने का मतलब है कि दोनों दुनिया के एक ही फर्क है, मतलब एक ही फर्क है। सेम डिफरेंस का ये मतलब हो गया ना? सेम डिफरेंस क्या मतलब कि फर्क, सेम डिफरेंस के एक ही फर्क है। तो बोथ दोनों सारी दुनिया का एक ही फर्क है। तो वो कहने का मतलब ये, उसका उसका कहने का मतलब यही है कि उनका जो डिफरेंस है, जो दोनों का डिफरेंस है, वो एक ही है। ठीक है ना? तो अब सेम डिफरेंस का आना ऑक्सीमोरॉन यूज हो जाता है इसके अंदर। सो इट्स काइंड ऑफ आप कह सकते हैं कि आयरनी आयरनी भी आ जाती है इसके अंदर, बट आयरनी ज्यादा sarcastic इफेक्ट के लिए होता है। ऑक्सीमोरॉन इज यूजुअली यूज्ड एज अ न्यूट्रल सेंस में यूज होता है। आयरनी का जो मकसद है ना, वो ज्यादातर होता है टू ड्रॉ अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव रिस्पॉन्स। ऑक्सीमोरॉन ऑन द अदर हैंड इज अ न्यूट्रल रिस्पॉन्स। तो बोथ द वर्ड्स हैव द सेम डिफरेंस, के एक ही डिफरेंस है। ठीक है ना? हाँ, ब्लैक एंड व्हाइट भी कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल इन अ सेंटेंस के एवरीथिंग इज द केस इज ब्लैक एंड द केस
हैज नो ग्रे एरिया, इट इज ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है ना। तो उस तरह से करके करके ब्लैक इज ऑपोजिट ऑफ व्हाइट एंड व्हाइट इज ऑपोजिट ऑफ ब्लैक। सो यू आर मीनिंग टू से कि जो ब्लैक है वो विजिबल है, व्हाइट है विजिबल है, वो दोनों एक्सप्लिसिटली विजिबल हैं, ठीक है ना। इट्स एन ओपन एंड शट केस इन अ मतलब टू सम अप दैट सेंटेंस। ओके, सो ओनोमेटोपिया का जो है इमिटेट साउंड करने के लिए होता है यूज। टिकटॉक, आपका जो है साउंड ऑफ द क्लॉक। अगर आपने किसी ने अगर पढ़ी हुई है एडगर एलन पो की द टेल टेल हार्ट, एक उसकी बुक है, शॉर्ट स्टोरी है उसकी, आई थिंक। यस, इट्स अ शॉर्ट स्टोरी। सो अगर आपने पढ़ी हुई है वो, तो उसमें वो ओनोमेटोपिया का काफी यूज किया हुआ है उसके अंदर, कि द बर्ड द क्रो कॉड, ठीक है ना। तो द काउ गोज मू, जब आप उसके जो वर्ड जो कहते हैं ना, जिस तरह से द कैट म्याउड फॉर एग्जांपल, सो दैट्स एन ओनोमेटोपिया, ठीक है ना। द रसलिंग ऑफ द लीव्स ऑन द ट्री, रसलिंग ऑफ द लीव्स, लीव्स रसल कब करते हैं, जब हवा चलती है और वो एक दूसरे के साथ लगते हैं, ठीक है ना। रसलिंग, रसल इज द वर्ड। सो यू वुड हैव कम अक्रॉस दिस एज वेल। द डॉग बार्क्स, वैसे तो ओनोमेटोपिया में नहीं आएगा, बिकॉज ओनोमेटोपिया जो है इट्स मोर ऑफ अ साउंड जो होती है ना, जैसे टिकटॉक इज अ साउंड, मू इज अ साउंड, मियाओ करना इज अ साउंड। लेकिन डॉग की बार्क को आप साउंड नहीं दे सकते ना, बस मतलब इसकी साउंड नहीं बनती। जैसा वुफ वुफ होता है, वुफ वुफ जो वर्ड है itself, that you can say is an example of onomatopoeia, कि the woof of the dogs were heard, या the whimpering dogs, ठीक हो गया ना। जो साउंड को मतलब एक साउंड इमिटेशन है, जैसे आपने यहाँ पे लिखा हुआ है इमिटेट साउंड्स, ठीक है। बाघ तो इमिटेट नहीं करता, so बाघ is just a verb to it's just a word to explain the sound of what the dog does, ठीक है। डॉग बाघ करता है, but it does not give you the sound effect. So anything that gives you a sound effect is an onomatopoeia, ठीक हो गया ना। so the crackling of the fire, ठीक है। फायर जब वो आप लकड़ी को लगाते हैं आग, तो आप देखते हैं कि उसकी क्रैकल क्रैकल की आवाज आ रही होती है, क्रैकलिंग से आवाज आती है। सो द फायर वाज क्रैकलिंग इन द यू नो एज द चिमनी पास द सूट। तो आप इस तरह से करके ना जो वर्ड्स है ना, दे आर द एग्जांपल्स ऑफ ओनोमेटोपिया, ठीक है ना। डॉग बार्क्स इज नॉट अ वैलिड एग्जांपल फॉर दिस ओनोमेटोपिया के लिए। ओके, सो नेक्स्ट वी मूव टू पर्सोनिफिकेशन। अच्छा, दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। आपने देखा होगा, अगर आपने पढ़ी होंगी पॉम्स वगैरह, या आपने इवन उर्दू की पढ़ी होंगी, तो कुछ राइटर्स जो हैं वो क्या करते हैं कि इंसानों की एबिलिटीज को दे देते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, ठीक है ना। तो फॉर एग्जांपल लैम्प पोस्ट को डिस्क्राइब, पोम के अंदर लैम्प पोस्ट को डिस्क्राइब करोगा, लैम्प पोस्ट को वो बना देगा कि द लैम्प पोस्ट स्टूड स्लेंडर एज अ थिन मैन इन द स्नो, covered by the snow या आइस, ठीक है ना। तो लाइक उस तरह से करके आप किसी को जब ह्यूमन लाइक एबिलिटीज दे रहे होते हैं ना, तो वो इट्स पर्सोनिफिकेशन। हाँ जी, बिल्कुल, डैफोडिल्स, बिल्कुल। टी एस एलियट की आई थिंक है डैफोडिल्स के जो पोएम है वो बिल्कुल ऐसी है अशरफ। तो लाइक द स्काई वेप्ट टीयर्स ऑल नाइट। अब आपको ये तो पता है कि स्काई तो रोता नहीं है, ये तो इसका कहने का मतलब है कि जो हमारा आसमान है वो रोना शुरू हो गया, पूरी रात रो रहा था वो, ठीक है ना। यू नो दिस इज नॉट ट्रू। इसका मतलब क्या कहने का क्या है, इट्स प्रोवाइडिंग एन इमेजरी के बारिश होती रही है। इट्स अनदर वर्ड टू से कि बारिश हो रही थी रात को, ठीक है ना। स्काई वेप्ट टीयर्स ऑल नाइट, बट व्हेन यू give someone those abilities, those qualities that a human has, जैसे खाने पीने की, यू नो, जानने की, करने की, बिल्कुल। बेजान को आप जब उसको पोएम के अंदर ऐसा उसको बना दें कि वो जानदार वाली एबिलिटीज को आप उसको दे रहे हो, तो दैट मीन्स इट्स बीइंग अ पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन यूज करना है आप, यू मीन टू से कि द स्काई इज पर्सोनिफाइड ओवर हियर एज अ ह्यूमन, क्योंकि ह्यूमन रोते हैं ना, स्काई तो रोता नहीं है, ठीक है ना। सो दिस इज अनदर टूल दैट इज वेरी ऑफनली यूज्ड इन पोम्स। ओके, अच्छा, राइम स्कीम, ऑल्दो इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट यू शुड बी अवेयर, थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। लेट्स जस्ट लुक एट इट। राइमिंग स्कीम ज्यादातर पूछी नहीं जाती, लेकिन आपको पता हो कि राइमिंग स्कीम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, ठीक है। सो
अच्छा, let's read it. A rhyme scheme is the pattern of rhymes at the end of each line in a poem. Generally, a rhyme scheme is represented by elementary letters with a different letter for a different rhyme. ठीक है? For example, जैसे हम A, B, C इन लेटर से किसी अगर 3 rhyming scheme है एक poem की 3 rhyming scheme, तो we can use ABC to highlight the rhyming scheme over here. अब आपको बताता हूँ ये करते कैसे हैं हम लोग. Okay. So look at this poem. Let's read the poem. Then took the other as just as fair, and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had won them really about the same. अच्छा, अब आप देखेंगे क्योंकि राइमिंग स्कीम बनती है किसके ऊपर है? एट द एंड ऑफ ईच लाइन इन द पोएम. अब आप एंड ऑफ ईच लाइन देखें, फेयर. ठीक है, आप फेयर से राइमिंग क्या कर रहे हैं यहाँ पर? वेयर, देयर. सो यू सी, आर वाले एंडिंग वर्ड्स हैं ये, एंड दे आर ऑल फ्लोइंग इन द सेम उनकी प्रोनाउंसिएशन सेम ऑलमोस्ट. फेयर, वेयर, देयर, दे ऑल प्रोनाउंस्ड बिल्कुल एक तरह से एक ही तरह से प्रोनाउंस हो रही हैं. ठीक है. अच्छा, नाउ यू लुक एट द अदर वंस. क्लेम, सेम. सो am वाले वर्ड्स एंड एंडिंग विद am ही कहते हैं या am कहते हैं, जो भी, लेकिन साउंड क्या आ रही है? am की साउंड आ रही है. सेम, क्लेम. सो इफ यू असाइन अ लेटर टू दिस a, इसको b देते हैं क्योंकि आप डिफरेंट असाइन करते हैं टू डिफरेंट साउंडिंग लेटर्स. ठीक है, साउंडिंग वर्ड्स. सो अब फेयर और वेयर तो a की साउंड कर रहा था ना, सो यू विल असाइन इट एन a एज वेल. Then fair, where and there were sounding the same, so you assign this an A as well. क्योंकि सेम है तो आपने जो ऊपर असाइन किया वो नीचे साइन कर देंगे. अच्छा, now claim and same were sounding the same, so what will you assign this? B, क्योंकि आपने इसको B असाइन किया है. तो अब इसकी राइमिंग स्कीम क्या बन गई है? इस पोर्शन की क्या राइमिंग स्कीम बन गई है? इट्स A, B, A, A, B. ठीक हो गया ना? So this is the rhyming scheme of this short 5 sentence poem. ठीक हो गया? इस तरह से हम इसको राइमिंग स्कीम देते हैं. मतलब आपके पास अगर कोई आ जाए अननोन पोएम जो आपको नहीं पता, आपने नहीं पढ़ी हुई पहले कभी, तो यू कैन इजीली असाइन इट बाय जस्ट लुकिंग एट द लास्ट लेटर्स एंड सीइंग के प्रोनाउंसिएशन किसकी मैच हो रही है. जब आपने ऊपर उसको साइन कर दिया एक लेटर, देन यू साइन द सेम लेटर, यू कंटिन्यू दैट सेम पैटर्न, आपने कंटिन्यू रखना होता है उसका. ठीक है. अच्छा, इसने आपको भी बताया राइमिंग स्कीम इज ए बी ए बी, ए बी ए बी. ठीक हो गया? ओके. सम अदर पोएटिक डिवाइसेस देख लेते हैं. We use an allusion to state a circumstance or object in order to represent a given idea. For example, Abraham Lincoln is known for his great leadership skills. This fact is used in the following allusive statement. अच्छा, elusive आपने शायद आपके अगर if you have gone through your vocabulary properly, आपने देखा होगा उधर A के अंदर there was a word called allude. ठीक हो गया ना? ये आपकी vocabulary के अंदर था allude का word. So allude means to refer to something. Allusion means a reference of something. ठीक है, क्योंकि आपको इसको रेफरेंस कर रहे हैं. तो लाइक ही इज अब्राहम लिंकन ऑफ आवर कैंपेन, मतलब वो उसकी लीडरशिप क्वालिटीज इतनी अच्छी है कि हम उसको अब्राहम लिंकन कहते हैं. ठीक हो गया? इसका एग्जांपल और भी है, जैसे फॉर एग्जांपल बिलाल इज द आइंस्टाइन ऑफ आवर ग्रुप. क्या कहने का मतलब है कि आइंस्टाइन तो ऑब्वियसली एक ही था ना, लेकिन आइंस्टाइन ऑफ आवर ग्रुप का क्या मतलब है कि यू आर सेइंग कि बेसिकली वो इतना इंटेलिजेंट है या स्मार्ट है कि उसका आईक्यू लेवल बहुत हाई है, और वो उसको हम उसको इज आइंस्टाइन ऑफ आवर ग्रुप. ठीक हो गया? दूसरी तरह आप कह सकते हैं फॉर एग्जांपल जैसे स्पोर्ट्स की बात करते हैं फॉर एग्जांपल, तो आपको कोई दोस्त है जो अच्छी शॉट्स मारता है, सिक्सेस करता है, हिट करता है, तो यू कैन से कि अब्दुल रहमान इज द शाहिद अफरीदी ऑफ आवर टीम. ठीक है? सो दिस इज लाइक सॉर्ट ऑफ आपको एल्यूजन आप कर रहे हैं किसी चीज को. यू आर नॉट सेइंग कि यार वो शाहिद अफरीदी बन गया है, बट व्हाट यू आर सेइंग इज कि वो शाहिद अफरीदी ऑफ आवर टीम के उसकी तरह खेलता है इस हमारी टीम के अंदर, वो ही प्लेज द सेम रोल एज शाहिद अफरीदी वुड इन हिज टीम. ठीक हो गया ना? सो इसी तरह अब्राहम लिंकन ऑफ आवर कैंपेन का, हाँ जी, ये भी कह सकते हैं. बिल्कुल बिल्कुल ऐसे कह सकते हैं. ठीक हो गया ना? अच्छा,
Okay. Understatement. Understatement contains an expression of lesser strength than what would be expected. For example, hit by the bus, the band-aid did the job. आप जब खुद ही सोचें कि आप जब बस से हिट होते हैं तो आपसे क्या बैंडेड से काम लेते हैं या आपको ज्यादा नुकसान होता है? जाहिर बात है कुछ ज्यादा आपको होता है ना। तो दिस इज एन अंडरस्टेटमेंट। ठीक है ना। मीन्स टू से कि लेसर स्ट्रेंथ देन व्हाट वुड बी एक्सपेक्टेड। हिट बाय द बस यू वुड एक्सपेक्ट कि फ्रैक्चर होगा, सो बैंडेड तो जॉब नहीं करेगी। तो दिस इज यूजुअली डन टू गिव एक थोड़ा सा एक ना कॉमेडिक इफेक्ट भी डालने के लिए होता है। मतलब इट्स अंडरप्लेज द रोल और इफेक्ट ऑफ समथिंग हैपनिंग, रिड्यूसेस इट टू अ वेरी मिनिमल, उसकी इफेक्ट को रिड्यूस कर देता है ये काफी। तो जिस तरह से ये है। अच्छा, अच्छा ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अ गिवन स्टेटमेंट कैन हैव मोर देन वन पोएटिक डिवाइस। ठीक हो गया। मतलब ये जरूरी नहीं कि पोएटिक डिवाइस आपकी सिर्फ एक स्टेटमेंट के अंदर एक ही पोएटिक डिवाइस यूज होगी। यू कैन हैव मिक्सचर ऑफ पोएटिक डिवाइसेस। उसमें सिमिली भी आ सकता है, उसके अंदर पर्सोनिफिकेशन भी हो सकती है, उसके अंदर आपकी फॉर एग्जांपल आपका एल्यूजन भी आ सकता है उसके अंदर। ठीक है, उसके अंदर देन आपकी ओनोमेटोपिया भी आ सकता है उसके अंदर। सो मतलब इट कुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल ऑफ दीज और फ्यू ऑफ दीज और वन ऑफ दीज। ठीक हो गया। अच्छा, लेट्स लुक एट सम एग्जांपल्स। यहाँ पे क्या आप देखें, लेट्स रोर लाइक अ लायन। ठीक है, सो यू वुड सी के यहाँ पे लाइक अ लायन है, सिमिली एक आ गया। ठीक हो गया। देन यू सी के लाइक अ लायन। ठीक है, एल एल वर्ड्स हैं, सो दिस इज एलिट्रेशन। जब आपके अच्छा वर्ड्स लाइक मतलब जो आपका सेंटेंस होता है ना उसके अंदर दोज वर्ड्स के स्टार्टिंग लेटर्स है ना, दे शुड बी रिपीटिंग, तो तब एलिट्रेशन बनती है। ठीक हो गया। सो एक है, एक पोम है टाइगर। आपको मैं दिखा भी देता हूँ, एक मिनट, लेट मी जस्ट शो यू। आप देखें इसमें टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट। ठीक है, दिस इज एलिट्रेशन। टी टी बी बी, स्टार्ट उसने एलिट्रेशन से किया है। ठीक है, फिर क्या कहते हैं इसमें आपको अगर मैं और दिखाऊं, अगेन उसने एंड में भी उसने ये किया हुआ है, टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट। ठीक है, और अगर आप इसकी अगर आप स्कीम अगर आपको कहते हो इसकी इसकी वो निकालें आप, फॉर एग्जांपल इसकी आप व्हाट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ दिस। ठीक है, सो यू माइट से कि ये ब्राइट नाइट, ये एक ही राइमिंग वर्ड्स हैं। अगर इसको मैं ए दे देता हूँ, ब्राइट एंड नाइट। ठीक है, आई सिमेट्राई, आई वर्ड्स हैं, बी बी। देन skies, eyes, ए ए। ठीक है, अब आप देखेंगे कि ये एक ही पैटर्न फॉलो कर रहा है, ए बी बी। एस्पायर, फायर। ठीक है, अगेन राइमिंग हो गया ये। ठीक हो गया, सो बी बी। ठीक हो गया। देन आप अगर देखें कि इसका मैं आपको दिखाऊं, एक मिनट इसमें और। सो आप बाकी भी अगर देखेंगे ना पोएम, बाकी भी अगर पोएम फॉलो करें अगर आप, तो इसमें एक ही ये पैटर्न, एक ही राइमिंग स्कीम चल रही है। सो आर्ट, हार्ट, ए बी, बीट, फीट, चेन, ब्रेन। ठीक है, मतलब ये राइमिंग इस तरह से चल रही है। सो दिस इज अ गुड एग्जांपल ऑफ एक एलिट्रेशन भी यहाँ पे आ गया। ये एलिट्रेशन यहाँ पे स्टार्टिंग में कर रहा है वो। देन आपकी यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन भी आ जाती है। एक मैं आपको दिखाता हूँ मैं, पर्सोनिफिकेशन इसमें आती है, नहीं इसमें आती है आपकी आई वुड से मेटाफोर्स आ जाते हैं इसके अंदर आपके। ठीक है, लाइक यू वुड आई वुड लाइक टू हाईलाइट सम मेटाफोर्स ओवर हियर, एक मिनट। अब फियरफुल से मैं ट्राई। ठीक है, अब ये देखेंगे, आप ये देखना, आपने डिस्टेंट डीप्स हैं, ये भी आपकी वो है।
एलिट्रेशन में जाती है, ठीक है। burn the fire of thine eyes, on what fixed dare ye aspire, what the hand dare seize the fire। ये कहने का मतलब क्या है कि तुम्हें मतलब ये विलियम ब्लेक की पोएम है। ही इज, अगर आप इसका मीनिंग मीनिंग निकाले ना, व्हाट इज द मीनिंग बिहाइंड दिस, सो ही इज एक्चुअली इन ऑ ऑफ द टाइगर। टाइगर के बारे में उसने बात की हुई है कि टाइगर तुम्हारी जो मतलब फिगर है, तुम्हारा जो पैटर्न है, ये सारा कुछ है, और आईज है तुम्हारी, यू नो हु हैज मेड दिस सो परफेक्टली, मतलब क्या किसने तुम्हें इतना इतना वो बिल्ड अप किया है ऐसा से। तो ये इसकी इमेजरी इसमें यूज हुई है। सो ऑल ऑफ दिस इज इमेजरी। सो फॉर एग्जांपल, इसने इमेजरी किसकी दी हुई है आपको दिखाता, एक और इमेजरी आपको दिखा देता हूँ। अगर आप ये वाला चले नीचे चलें स्टैंजा के अंदर, मैं टेयर अप कर लूँ थोड़ा सा, आपको क्लियर हो जाएगा जरा। सो इफ यू लुक एट व्हाट द हैमर व्हाट द चेन इन व्हाट फर्नेस वाज दाई ब्रेन। अब आपको ये भी पता है कि ब्रेन जो है वो फर्नेस में तो नहीं बनता, बट व्हाट इज ही मीनिंग टू से बाय यूजिंग दीज वर्ड्स, के ही इज गिविंग अ पिक्चर ऑफ फैक्ट्री जिसके अंदर फर्नेस लगा हुआ है, और उसका यू नो हैमर से वहां पे क्योंकि टाइगर का उतनी स्ट्रॉन्ग फियरफुल फिगर बनाई हुई है, उसकी शो की हुई है उसने। तो व्हाट द हैमर व्हाट द चेन, हैमर से उसकी मतलब वो कर रहा है, यू नो बिल्डिंग अप हिज बॉडी, हिज फिजिकल फीचर्स। और व्हाट फर्नेस वाज आई ब्रेन, कितना ब्रेन तुम्हारा स्ट्रॉन्ग बनाया हुआ है कि किस फर्नेस में डाला हुआ था। इस तरह से करके आपकी फिर ये फिर, हाँ, व्हेन द स्टार्स शू डाउन द स्पेयर्स एंड वाटर, ये आपका ये क्या, ये आप किसकी एग्जांपल है, मुझे कोई बताता है ये किसकी एग्जांपल है, ये दो लाइंस जो हैं किसकी एग्जांपल बता, ये किस पोएट्री डिवाइस की एग्जांपल है यहाँ पर। अभी हमने कवर किया है एक। वेरी इजी, आपने सोचना है। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी वेल डन हमाद, वेरी वेल डन। पर्सोनिफिकेशन है, क्यों? स्टार्स आपको पता है कि अपने स्पेस तो नहीं ठोकते, स्टार्स आर इमूवेबल ऑब्जेक्ट्स, दे आर इमूवेबल तो नहीं कहेंगे, लेकिन दे आर हमारे लिए तो इमूवेबल है बिकॉज दे आर इन स्पेस, एंड दे आर नॉट ह्यूमन लाइक, वो स्पेस थ्रो नहीं करते। इसी तरह से वाटर हेवन विद टीयर्स, कि वाटर भी जो है, यू नो हेवन जो है वो इट डज नॉट क्राई। ठीक है, ये आप पोएम पढ़ेंगे ना, अगर आप गो बैक होम टुडे, आप आफ्टर द क्लास सिट डाउन एंड लुक एट दिस पोएम, इसके एनालिसिस एनालिसिस पढ़ेगा, यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इसमें बहुत सारी लिटरेरी जो डिवाइसेस हैं यूज हो रही हैं। सो लाइक ये आपको मैं बता दिया, पर्सोनिफिकेशन है। देन डिड यू मेड द लैम्ब मेक दी, सिमिली की तरह आ गया कि जिसने बनाई है वो लैम्प को जिसने बनाया था, क्योंकि लैम्प, अच्छा यहाँ पे एक और चीज इमेजरी यूज हो रही है। टाइगर को इसने दिखाया हुआ है बहुत फियरफुल, कि टाइगर बहुत फियरफुल सा है, ठीक है ना। और फियरफुल, फियर, इट पुट्स फियर इन द हार्ट्स ऑफ द अदर पर्सन, एंड इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग क्रिएचर। लैम्प कैसा है, हम लैम्प को किससे एसोसिएट करते हैं? सो व्हेन दिस विल बी एन एग्जांपल ऑफ व्हाट देन। हमने लिटरेरी डिवाइस से कवर किया आज, जिसमें मैंने बात की थी कि वी रेफर टू समथिंग, कहने कुछ कहने के लिए। तो लैम्प का मतलब क्या कहने का, कि जिस जिस यहाँ पे जो डिड ही मेड द लैम्प मेक दी का मतलब है कि जिसने लैम्प को बनाया था वो उसने तुम्हें भी बनाया है। कहने का क्या मतलब है कि लैम्प इज सिंबलाइज एज अ एनिमल ऑफ, एक हम लैम्प को कहते हैं ना कि मतलब हार्मफुल हार्मलेस क्रिएचर है वो, जबकि टाइगर ऑन द अदर हैंड इज अ, इट्स अ डेंजरस क्रिएचर। ये इमेजरी देने की कोशिश की हुई है यहाँ पर, एंड दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एन एल्यूजन। ठीक है, इसने एल्यूड किया हुआ टू लैम्प, टू टेल अस कि यार लैम्प को जिसने बनाया है, जो लैम्प को जिसने बनाया है, इतना हार्मलेस सा बनाया हुआ है, इतना, यू नो व्हेन यू लुक एट अ लैम्प यू गेट, यू फिल विद ऑ, एंड आपको प्यार आता है लैम्प के ऊपर, कि यार इतना छोटा सा मासूम सा जानवर है। ठीक है, टाइगर को देख के क्या आता है आपके अंदर? खौफ आता है। ऐसी है ना, इफ यू लुक एट अ टाइगर, इफ यू पुट अ टाइगर एंड लैम्प इन द रूम, आप किसके पास जाएंगे? यू विल नॉट गो टू अ टाइगर, यू विल गो टू अ लैम्प। ठीक है ना, तो ये एल्यूजन देने का मतलब क्या है कि रीडर जब पढ़े इसको और वो फिर ओ में आए टाइगर की, कि टाइगर कितना फियरफुल, फियरसम होलसम क्रिएचर बनाया हुआ है, यू नो। एंड ऑल्सो अनदर थिंग जो हमने आई थिंक उसमें नहीं दिया हुआ, देयर इज ऑल्सो समथिंग कॉल्ड अ रिटोरिक क्वेश्चन। हमने एक दफा हमने आपको याद होगा, हमने एक पैसेज के अंदर आए थे रिटोरिकल क्वेश्चन के ऊपर, रिटोरिकल क्वेश्चन। ठीक है, रिटोरिकल क्वेश्चन का क्या मतलब होता है कि इट्स नॉट मेंट टू हैव एन आंसर।
आप जब ये देखें ना, आप जैसे आप जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक हमारी देसी जुबान के अंदर हम कहते हैं आप घर लेट आते हैं, फॉर एग्जांपल बाहर से आप खाना खा रहे थे दोस्तों के साथ, आप घर लेट आते हैं, आपको घर वाले पूछते हैं कि तुमने टाइम देखा है, तुम किस टाइम पे आ रहे हो, तो आपसे ही आगे आंसर एक्सपेक्ट नहीं करते कि हाँ मैंने टाइम देखा है, मैं देखे अभी 9:30 बजे आ रहा हूँ, वो आपसे ये वाला आंसर एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते। इट्स मेंट टू गिव अ पॉइंट, इट्स मेंट टू रेज अ पॉइंट, वो सिर्फ पॉइंट डालने के लिए होता है, इट्स नॉट मेंट टू बी आंसर्ड। So that question is called a rhetorical question, rhetoric. So over here, जो इसने यहाँ पे क्वेश्चन किए हुए ना, ये कोई वो नहीं है कि आंसर करने वाला कोई इसके लिए है, these are rhetorical questions, ठीक है। So this is another literary tool, वो आई थिंक उसमें साइट में नहीं दिया हुआ जो हम लोग कवर कर रहे थे। This is another literary device which is used in poems very frequently. So I hope कि you guys are noting this down as well, ताकि आप लोगों के पास ये रहे कि इस तरह की चीजें हैं। Okay, let us move on to so tiger, tiger, burning bright in the forest of the night, what immortal hand or die or I dare frame thy fearful symmetry. सिमेट्राई का क्या मतलब है, इधर कहने का मतलब है कि तुम्हारी जो बॉडी शेप है ना सिमेट्राई की, तुम्हारी तुम्हें जो जिस शेप में डाला हुआ है, फ्रेम का मतलब क्या है कि तुम्हें किसी ने जो जिसने भी बनाया है, इमोर्टल हैंड और आई, कि किस इमोर्टल हैंड और आई ने तुम्हें इतनी फेयरफुल सिमेट्री दी है। ठीक हो गया। सो दिस वाज टाइगर, द टाइगर पोएम, बहुत अच्छी पोएम है ये, यू गाइस शुड गो थ्रू इट। आई विल गिव यू लिस्ट ऑफ पोएम्स टू गो थ्रू एज वेल, आप लोग एक दफा गो थ्रू करेगा उनके। देयर इज अ पोएम बाय इफ बाय रुडयार्ड किपलिंग, ठीक है, हाँ इफ ही है बिल्कुल। सो दिस इज अनदर वेरी गुड पोएम, ठीक है। अगर आप देखेंगे इसका भी, ट्राई टू फाइंड आउट यू नो कि इसमें डिवाइसेस कौन सी यूज हो रही हैं। इफ यू कैन कीप योर हेड व्हेन ऑल अबाउट यू आर लूजिंग देयर्स एंड ब्लेमिंग इट ऑन यू, ये सारी इफ से शुरू हो रही है। अच्छा, देयर इज अनदर लिटरेरी डिवाइस जिसको हम कहते हैं, इफ आई विल शो यू, एनाफोरा कहते हैं, ठीक है। सो एनाफोरा क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, फॉर एग्जाम्पल, a time to be born, a time to plant, a time to kill, a time to laugh, ये जैसे शुरू हो रहा है ना, ये शुरू a time to, this is anaphora, मतलब starting of the sentence is repeated consistently, so that is an anaphora, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे if वाला, so if you can, if you can, if you can, so this is another anaphora, anaphora भी यूज होता है poems में। these are all आपके लिए, मतलब ये चीजें इट्स नॉट नेसेसरी कि आप याद रखें कि कौन सी चीज क्या है, लेकिन इट्स गुड टू नो कि लिटरेरी डिवाइसेस होती कौन सी हैं, क्योंकि हो सकता है आपको ये भी पूछा जा सके कि यार इसमें एनाफोरा पॉइंट आउट करो, ठीक है। तो इफ या पॉइंट आउट द फ्रेज दैट कंटेन्स एनाफोरा, फॉर एग्जांपल, ठीक हो गया। तो आपको फिर वो यू शुड नो एनाफोरा का मतलब क्या है। अगर आपको पता है कि इट मींस स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस व्हिच इज रिपीटेड ऑफन, वो एनाफोरा बनता है, तो यू विल बी एबल टू डू इट एज वेल फिर आराम से, ठीक है। सो दीज आर सम पोएम्स, आपको मैं और भी दूंगा, देयर आर वेरी there's a whole list of poems, okay, एक बंदे को पता होनी चाहिए, go through करना चाहिए, so you should be familiar with it and go through it as well। मैं आपको बाकी अब जो है ना, we'll move on to, let me share the screen with you, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं शॉर्ट poems की, ताकि आप लोगों को थोड़ा आइडिया हो कि किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। okay, let me share the screen with you। अच्छा, अभी तक कोई किसी को कोई सवाल हो इसके ऊपर? आई होप एवरीथिंग इज क्लियर सो फार। वेरी फेयरली सिंपल ये चीजें हैं, नथिंग इसमें कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं है, कॉम्प्लेक्स नहीं है। इट ऑल डिपेंड्स, आपने प्रैक्टिस करनी है बस इनकी, कि आपके साथ मैं ना आज रात को शेयर भी कर दूंगा दीज पोएम्स की लिस्ट, जिसमें क्वेश्चंस भी उनके दिए हुए हैं, तो यू गाइस कैन गो थ्रू इट एंड आई विल गिव यू एन आंसर बैंक एज वेल फॉर इट, ताकि आप लोग उसको अपने आंसर्स का कंपेयर भी कर सकें, ठीक है। आपकी प्रैक्टिस इस तरह से रहेगी। सो दिस इज ऑल इन, कि आपको इन केस IBA टेस्ट यू दिस टाइम ऑन पोएम्स, यूजुअली होता ये कि ज्यादातर बिकॉज दे हैव अ लॉट ऑफ मटेरियल टू टेस्ट यू गाइज ऑन, तो वो यूजुअली पोएम्स इज द लास्ट थिंग टू बी इंक्लूडेड।
लेकिन वी डोंट वांट टू टेक द चांस के पोम अगर आ जाए इस दफा ज्यादा पोर्शन में आ जाए और आप लोग को पता ही ना हो कि पोम को हमने करना कैसे मतलब व्हाट आर द डिफरेंट डिवाइसेस पोम में यूज हो रही है, सिमिली क्या होती है, मेटाफर क्या होता है, ओनोमेटोपिया क्या होता है, तो फिर आप नहीं कर सकेंगे उसको, ठीक है ना। तो वी वांट टू कवर एवरीथिंग ताकि आप लोग हर चीज से अवेयर हो कि क्या क्या चीजें आती हैं, आ सकती हैं, एंड यू गाइस अपनी प्रैक्टिस भी उसी तरह से रखें आप लोग। ओके, लेट मी शेयर द स्क्रीन विद यू गाइस। किसी का कोई सवाल हो तो यू कैन आस्क एज वेल, ठीक है। ओके, इज दिस विजिबल टू यू गाइस? एक पोम है ये, डस्ट ऑफ स्नो, ठीक है। ओके, जस्ट गिव इट अ गुड रीड। 1 मिनट लें, इसको पढ़ें, 2 मिनट लेके इसको पढ़ें जरा। इट्स एन एट सेंटेंस पोएम। अच्छा, लेट अस डिस्कस दिस नाउ। अच्छा, तो शॉर्ट सी पोम है, 2 स्टैंजास की। सो स्टैंजा 1, जो हम अपनी आम जुबान में जब हम पैसेजेस की बात करते हैं वी कॉल इट अ पैराग्राफ, ठीक है ना। हम ये स्टैंजा 1 है, ठीक है, ये स्टैंजा 2 है, ठीक हो गया ना। सो स्टैंजा इस STANZA, ठीक है, स्टैंजा 2। ओके, the way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree, ठीक है। अगेन, क्रो, स्नो, मी, ट्री, ठीक है, राइमिंग देखें आप इसमें। he has given my heart a change of mood and same some part of a day I had rued, ठीक है। हार्ट, पार्ट, मूड, रूड, ठीक हो गया। अगेन राइमिंग देखें आप यहाँ पर। अच्छा, ये कहने का मतलब क्या इसका, अगर मैं पढ़ूं इसको पोएम को, क्या क्या कह रहा है कि क्रो ने हेमलॉक ट्री के ऊपर से डस्ट ऑफ स्नो शूट डाउन ऑन मी, गिराई है इसके ऊपर, ठीक है। हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड और एंड सेम सेव सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। रू का करने का मतलब होता है कि यू आर डिसअपॉइंटेड, आई रू द डे दैट आई फेल्ड माई एग्जाम। रू, रू करना, ठीक है ना, कि उसको मतलब आप समझ लें कि इसको you are disappointed with the day, unhappy with it, या you are, it's sort of a negative meaning देता है इस चीजों का। so इसका ऑथर जो है ना, ये कह रहा है कि ये पास करा था दरख्त से, दरख्त के ऊपर से क्रो ने स्नो गिराई है इसके ऊपर, और इसका जो मूड था वो अपलिफ्ट हो गया है। और सेव सम पार्ट ऑफ अ डे आई रूट, मतलब कि इसका भी दिन बाकी जो था वो मेरा, क्योंकि मेरा मूड अच्छा हो गया अब, तो इट हैज सेव सम पार्ट ऑफ अ डे आई रूट। इसका कहने का मतलब ये है कि मेरा जो अब अगला मतलब द रेस्ट ऑफ द डे वुड बी, इट विल बी स्पेंड इन अ गुड गुड मूड, दैट्स व्हाट इट इज सेइंग। अच्छा, तो अब इसका क्वेश्चन क्या है, व्हाट मूड वाज द पोएट अर्लियर, इसका क्या आंसर होगा? लुकिंग एट दिस, रीडिंग दिस नाउ एंड इसको समझने का मतलब समझने के बाद कि ये वो कह रहा है, इसका इसका क्या आंसर होगा? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। उसका सैड था, जाहिर बात है, क्योंकि उसने अब ये बात की है ना कि रूड, रूड की बात करी है उसने कि मेरा जो डे था आई हैड रूड ऑलरेडी, तो उसने पॉइंट तक ही वाज नॉट हैप्पी विद द डे। सो दैट्स एग्जैक्टली द राइट आंसर, गुड। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
What was the effect of the fall of the dust of snow on the poet? इसका क्या आंसर होगा? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चेंज हिज मूड, बिल्कुल सही। फेयरली सिंपल टू सी, ये हमने यहाँ पे लिखा हुआ उसने। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट। एक मिनट, लेट मी। ओके, व्हाट वाज सेव्ड फॉर द पोएट? ठीक है, बिल्कुल सही। वेरी सिंपल, फेयरली सिंपल। सेव सम पार्ट ऑफ अ डे आई ड्रू, उसका कुछ दिन का हिस्सा उसने सेव कर दिया है क्रो ने, बाय लिफ्टिंग हिज मूड। ठीक हो गया। ओके, व्हाट डू द क्रो एंड हेमलॉक सिंबलाइज? सिंबलाइज का पता पता है किसी चीज को सिंबलाइज करना क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं, अगर मैं करूं फायर एंड आइस, ठीक है, फायर एंड आइस किसको सिंबलाइज करता है? फायर सिंबलाइजेज हीट, आइस सिंबलाइजेज कूल, कोल्ड को। ठीक है ना? तो इसी तरह से अगर मैं बात करूं और इसमें मतलब आपको मैं सोचना चाह रहा हूँ कि सिंबली और सिंबलाइज क्या होता है। हम कहते हैं वो जो डव होता है, डव, ठीक है, डव को हम कहते हैं इट्स अ सिंबल ऑफ पीस। ऐसी है ना, व्हाइट डव को हम सिंबल ऑफ पीस कहते हैं। सो इट्स अ सिंबली, इट सिंबलाइजेस पीस। इवन दो डव का कोई लेन देन नहीं है पीस से, लेकिन वो एक सिंबल बना हुआ है पीस का। ठीक हो गया। अच्छा, इसका क्या आंसर होगा फिर? नंबर 4 का बताएं जरा। इसको इस तरह से पढ़ा जाता है, इसको मैं आपको बताता हूँ, दिस विल बी अ बिट टफ फॉर यू गाइस। इसको इस तरह से पढ़ा, देखें आप पढ़ें कि क्रो ने दरख्त के ऊपर से स्नो उठाई है, स्नो गिराई है ना, दरख्त के ऊपर से स्नो गिराई है ऑथर के ऊपर। तो क्रो क्या बन गया इसमें? ऑथर क्या हो गया? ऑथर को क्या हो गया? व्हाट इज द ऑथर नाउ? ही इज हैप्पी। हैप्पी है ना? तो क्रो किसको सिंबलाइज करेगा यहाँ पर? जॉय को। ठीक है, एक तो ये हो सकता है। दूसरा, हम स्नो हेमलॉक ट्री से उठाने का मतलब क्या होता है कि एक हेमलॉक ट्री कवर था स्नो से, इट्स सोरोफुल है। आपने उसके ऊपर से स्नो उठा के उसको, यू आर टेकिंग अवे द सोरो, सॉर्ट ऑफ, आप इस तरह से उसको सिंबलाइज कर लें। तो देन दैट वुड मीन हेमलॉक ट्री सिंबलाइजेस सोरो। तो जॉय एंड सोरो को सिंबलाइज किया हुआ है। यहाँ पे थीम क्या थी? इस आपने ये भी एक चीज देखनी होती है कि व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम। ठीक है ना? द थीम ऑफ द पोएम ओवर हियर इज द ऑथर वाज अनहैप्पी एंड हिज अनहैप्पीनेस या सैडनेस टर्न टू हैप्पीनेस एट द एंड ऑफ द पोएम। तो क्रो एंड हेमलॉक इस तरह से सिंबलाइज किसको करेंगे? जो थीम ऑफ द पोएम थी वो थी सैडनेस एंड हैप्पीनेस की ना। तो इसी तरह से क्रो क्या सिंबलाइज करेगा? जॉय। हेमलॉक क्या सिंबलाइज करेगा? सॉरो को। ये सिंबली, ये सिंबल ऑफ लिटरेरी डिवाइसेस बनती है। सो द राइट आंसर इज ए, बिल्कुल सही। आप ये भी इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि बाकी चीजें जो यहाँ पर हैं, कंफ्यूजन एंड हेल्पलेसनेस, यहाँ पे इसका थीम से लेना देना कोई नहीं है। डार्क एंड लाइट अगेन डज नॉट गो विद द थीम ऑफ द पोएम। क्रो की ब्यूटी या सैड क्रो सैडनेस, अगेन दिस इज रॉन्ग। ये वैसे टाइप भी हो सकता है, लेकिन ब्यूटी एंड सैडनेस का कोई लेना देना नहीं है। इट्स टॉकिंग अबाउट हैप्पीनेस एंड सैडनेस। सो हैप्पीनेस एंड सैडनेस को कौन सिंबलाइज कर रहा है यहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए इज सिंबलाइजिंग इट परफेक्टली। जॉय एंड सोरो इज अनदर वर्ड फॉर हैप्पीनेस एंड सैडनेस। ठीक हो गया ना? सो द थीम, यूजुअली जो सिंबल्स होते हैं ना, इन द सिंबल्स होते हैं जो यूज होते हैं पोएम के अंदर, दे आर यूजुअली फॉलोइंग द थीम ऑफ द पोएम। जो थीम ऑफ द पोएम होती है उनके साथ वो सिंबलाइज कर रहे होते हैं। तो आपको मैं अगर बताऊं, जैसे ये थी, यू नो, एक मिनट, हमने वो पैसे आई थिंक कवर कर लिया। टाइगर की पोएम थी जो, उसमें अगर आप देखेंगे उसपे भी सिंबल्स बहुत बने हुए हैं। उसके अंदर भी टाइगर टाइगर बनी बैट इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट, व्हाट इमोर्टल हैंड और आई, इमोर्टल हैंड और आई, सिंबल ऑफ व्हाट?
ऑफ अ हायर बीइंग, इमॉर्टल हैंड और आई, के इमॉर्टल कौन होता है, ह्यूमंस तो नहीं होते। सो व्हाट डज इट सिंबलाइज, इट सिंबलाइजेस अ गॉड, हायर बीइंग। ठीक हो गया? ओके, नंबर 5 का बताएं मुझे जरा। ठीक है, और किसी का आंसर इसमें? एक मैं पोएम दिखा देता हूँ आपको, ताकि यू गाइस आर अवेयर। पढ़ना हो वापस तो पढ़ लें। इसका राइट आंसर इज डी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि उसका, उसने सेम सा पार्ट ऑफ द डे एज ही डिड नॉट वेस्ट द टाइम इन रिपेंटिंग एंड रिग्रेटिंग। बाकी वाले जो चीजें हैं ये हमें नहीं पता। स्लीप्स द एंटायर डे, वुड नॉट बी लेट फॉर हिज ऑफिस, ही वुड एंजॉय द रेस्ट ऑफ द डे विद हिज फैमिली। ये एक पोएम में कहीं भी ऐसी कई चीज नहीं दी हुई। लेकिन ये डिड नॉट वेस्ट द टाइम इन रिपेंटिंग एंड रिग्रेटिंग का क्या मतलब है? किसी चीज को जब रू करते हैं ना, रू करते हैं, यू रू समथिंग, यू, रू का मतलब ये होता है कि यू आर, यू नो, आप कहते हैं कि यार काश मैंने ये कर लिया होता, या मैं काश ये कर लेता है, तो मैं अब पछताना एक होता है। तो रिग्रेटिंग इज अनदर वर्ड फॉर पछताना ना, पछतावा आपको आ जाता है। तो रू करना इज अ सिनोनिम ऑफ रिग्रेटिंग। दैट्स व्हाई दिस आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ओवर हियर। अगेन रिमेंबर, पोएम के अंदर आपकी जो वोकैबुलरी है ना, योर वोकैबुलरी हेल्प्स यू आउट वेरी वेरी मच एज वेल इन दिस। अच्छा, लेट अस मूव ऑन टू, एक मिनट, लेट्स सी। हाँ, चलें ये वाली करते हैं। ये विलियम शेक्सपियर नहीं, सॉरी, दिस इज एक ऑथर हैं एक एलिजाबेथ के नाम से, आई फॉरगॉटन द सरनेम। उनकी ये पोएम है, इट्स अ सोनेट। अच्छा, सोनेट क्या होता है? इफ यू लुक एट द लाइंस, नंबर ऑफ लाइंस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। सो सोनेट इज अ टाइप ऑफ अ पोएम। अ सोनेट इज अ टाइप ऑफ अ पोएम जिसकी 14 लाइंस होती हैं, 14 लाइंस। ठीक हो गया? नहीं, यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे ऐसे डिवाइड नहीं इन्होंने किया हुआ, लेकिन एक मिनट, लेट मी जस्ट सी के इसका जो है ना, आई थिंक इसका स्टांजा जो है यहाँ पे, इसमें आपको सिर्फ से शो नहीं हो रहा, वरना आई, लेट मी जस्ट शो यू, एक मिनट। ओके, सो द ऑथर नेम इज एलिजाबेथ ब्राउनिंग। ठीक है, और इसमें देर इज नो स्टैंजास एक्चुअली, इसमें डिवीजन नहीं की हुई उसने। सो दैट्स इट्स 14 लाइंस। जो शेक्सपियर की होती है ना, शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर की, यू वुड नो कि इज अ वेरी फेमस जो इंग्लिश इंग्लिश पोएट है, ऑथर भी है ऑफ डिफरेंट ड्रामास एंड प्लेज। जो विलियम शेक्सपियर की पोएम्स है ना, सोनेट्स हैं, उनकी जो होती है, उनकी क्या होती थी? सो उनकी बनी होती है, 3 स्टैंजास होते हैं उसके, 3 स्टैंजास एंड एक कपलेट होता है। कपलेट, कपलेट इज व्हाट? कपलेट इज 2 लाइन्ड पोएम। ठीक है, 2 लाइन्ड मतलब वो होती है। सो 3 स्टैंजास, 3 स्टैंजास में कितने आते होंगे? तो 3 स्टैंजास आर कंसिस्टिंग ऑफ 4 लाइन्स। इट, ये विलियम शेक्सपियर की जो सोनेट्स होती है ना, वो ये होती थी स्टैंडर्ड्स, ये स्टैंडर्ड फॉलो करती हैं। 3 into 4 क्या बनता है? 12। 12 प्लस 2 लाइन्स कपलेट्स, जो के क्या बनता है? 14। सो विलियम शेक्सपियर की जो सोनेट्स है ना, दे आर यूजुअली ऑफ 14 लाइन्स। दे यूजुअली फॉलो दिस पैटर्न, 3 स्टैंजास ऑफ 4 लाइन्स which are called, one stanza of 4 line is called quatrain। क्वार्ट्रेन, ठीक है ना? क्वार्ट क्या होता है? क्वार्ट का मतलब क्या? 4 होता है ना। सो क्वार्ट्रेन। एंड 3 into 4 12 हो गया, 12 प्लस 2 लाइन्स कपलेट होता है उसका एंड में, दैट्स कॉल्ड, दैट एड्स अप टू 14। सो सोनेट इज अ 14 लाइन पोएम। ठीक है,
ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए है, ताकि यू गाइस आर अवेयर ऑफ इट। ठीक हो गया ना? अच्छा, सो लेट अस जस्ट लुक एट दिस क्विकली। एक दफा पढ़ लें इसको आप लोग, ठीक है? फिर वी विल अगेन इसको कवर करते हैं फिर। वी हैव 5 मिनट्स लेफ्ट, वी विल कवर दिस इंशाल्लाह इसमें। क्या क्या अशरफ, टरसेट, तीन लाइन होती है, 3 लाइंस की होती है। 3 लाइन स्टैंजा इज अ टरसेट। 4 लाइन स्टैंजा इज अ क्वाट्रेन। आई थिंक द स्पेलिंग इज क्वाट्रेन। एक मिनट, क्वाट रेन। आई थिंक प्रॉब्ली वो क्वार्टर जो होता है, हम जैसे कहते हैं ना क्वार्टर पीस, तो क्वार्टर पीस का क्या 4 पीस होते हैं ना, सो दैट्स आई थिंक उधर से निकला हुआ ये। ओके, ओके, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का मुझे बताएं जरा आंसर। सैफुल्ला कह रहे हैं ए है, ओके। और किसी के इसके अंदर, बाकी क्या कहते हैं इसके अंदर? हैविंग गॉन थ्रू इट, व्हाट वुड यू से? सही, ए इज द राइट आंसर ओवर हियर। क्यों? हर चीज उसमें आई कर रहा है ना, आई लव दी, आई फर्स्ट फर्स्ट पर्सन बात कर रहे हैं, सो दैट्स व्हाई द राइट आंसर इज ए। ओके, नंबर 2 क्या बताएं मुझे आंसर जरा। सैफुल्ला ए कह रहे हैं, बाकी क्या कहते हैं बाकी सारे? आर यू विद मी? आर यू गाइस फॉलोइंग द क्लास? हेलो एवरीवन। ए आंसर है, बिल्कुल सही। लव, क्या बात कर रहा था? आई लव दी टू द डेप्थ एंड ब्रेथ एंड हाइट। तो किसको मेजर कर रहा है? कि लव को कंपेयर, लव को बता रहा है ना, लव का वो मेजर कर रहा है कि लव, मेरा लव इतना है कि डेप्थ ब्रेथ एंड हाइट की बराबर है वो। ठीक हो गया। ओके, नंबर 3 बताएं मुझे जरा। व्हाट इज द लिटरेरी टेक्निक यूज्ड विद द रिपीटेड फ्रेज ऑफ आई लव दी? ठीक है, ए आंसर आ रहा है मेरे पास अभी तक, बाकी क्या कहते हैं? आफरीन, आप क्या कह रही हैं? सैफुल आप कह रहे हैं बी। अच्छा, अशरफ भी ये कह रहे हैं। व्हाट अबाउट द रेस्ट? बिल्कुल सही है, मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले ही। एनाफोरा एक लिटरेरी डिवाइस है, जैसे कि वो हमने डिस्कस की थी कि वो स्टार्टिंग ऑफ द लेटर, स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस की लाइन की जो वो स्टार्टिंग है वो रिपीट, यूजुअली रिपीट होती रहती है, सो दैट इज एन एनाफोरा। यहाँ पे उसने क्या बात की है? उसने बात ये की है, व्हाट लिटरेरी टेक्निक इज यूज्ड विद द रिपीटेड फ्रेज ऑफ आई लव दी? इट्स नॉट अ सिमिली।
सिमिली, मुझे आपको समझ आ रही है कि कोई कंफ्यूजन हो रही है, सिमिली बाद में यूज हो रही है, ये सिमिली ये हो रही है यूज, एज दे, एज ऐसी है ना, सिमिली ये वाली यूज हो रही है। बट जो उसने बात की रिपीटेड फ्रेज ऑफ आई लव दी, इसका ये कौन सी लिटरेरी टेक्निक है? तो दैट इज एन एनाफोरा। ठीक है ना, ए इज द राइट आंसर ओवर हियर। ओके, गुड गुड। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट। ओके, नंबर 4 का बताएं मुझे जरा। बिल्कुल सही, वेरी फेली सिंपल। आपने अगर पोम पढ़ी है वो वाली, तो आपके सामने आंसर लिखा हुआ है कि आई लव दी प्योरली। सही है ना, प्योरली इज एन एडवर्ब ओवर हियर। ठीक है, नंबर 5 का बताएं मुझे जरा। सैफुल्ला ये कह रहे हैं, अशरफ भी ये कह रहे हैं। ओके, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। ए इज द राइट आंसर ओवर हियर। आई शैल बट लव दी बेटर आफ्टर डेथ। कि क्या कहने का मतलब है कि मैं इवन आफ्टर डेथ आई विल लव यू बेटर देन आई वाज लविंग यू व्हेन आई वाज अलाइव। कहने का मतलब क्या है कि प्यार इज द लव इज एटर्नल, एवरलास्टिंग। ठीक हो गया ना? सो दैट इज व्हाई दिस इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही। अच्छा, लेट मी सी इसके नेक्स्ट क्विक है। Okay, we can look at skip number 6. We'll look at number 7 now. In sonnet 43, what technique has been used in the opening line? ठीक है, एक मिनट, लेट मी गेट यू द, ये ओपनिंग लाइन देख लें आप एक दफा, फिर मैं नीचे आता हूँ। ठीक है, so what technique has been used in the opening line? नंबर 7 में क्या आंसर है? सैफुल्ला ये कह रहे हैं। बाकी सब क्या कह रहे हैं? If I go up to the poem and read it once. How do I love thee? Let me count the ways. ठीक है, इसका बिल्कुल आंसर सही है, रिटोरिकल क्वेश्चन है ये। इट्स अ रिटोरिकल क्वेश्चन, इट्स नॉट मेंट टू बी, इसका कोई वो नहीं, जवाब नहीं है। मैं ये कहने का मतलब ये कि मैं तुम्हें कैसे प्यार करता हूँ, मुझे गिनने दो। ठीक है ना, ऐसा से करके कर रहा है। तो ये रिटोरिकल क्वेश्चन है, एंड दैट्स व्हाई द आंसर इज ए। बिल्कुल सही है। ओके, वेरी गुड। अब आपको आई थिंक, आई होप आप लोग को कुछ इंट्रोडक्शन हुई होगी, समझ आई होगी कि कैसे पोम्स के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, डिवाइसेस क्या होती हैं जो हम देखते हैं, जिनको फॉलो करते हैं, और किस तरह से हमको वे रिकग्नाइज के कौन सी डिवाइस यूज हो रही है। ठीक है, आपके आगे जो क्लासेस होंगी ना हमारी, विल बी हैविंग वन क्लास पर वीक नाउ। ठीक है ना, तो हम लोग उसमें अब ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस ही करेंगे चीजों की। तो क्या कहते हैं, इसलिए भी आप लोग जो हैं इसे जो लंबी थोड़ी लॉन्गर पोएम्स है ना, वो हम लोग आगे भी कवर करते रहेंगे साथ साथ। ठीक है, आई विल शेयर दिस विद यू गाइस। हाँ जी, हाँ जी, अच्छा, बिल्कुल पास पेपर्स करेंगे आप लोगों के पास, आई होप। हाँ जी, हाँ जी, आपको मैं इसकी आई शेयर दिस विद यू गाइस, द पोएम आज रात को मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ, एंड आई शेयर द की एज वेल विद यू गाइस। ट्राई टू डू इट प्रॉपर्ली, उसको सही से करें, सब चीजों को समझ के करें। इससे पहले जो चीजें हमने कवर की हुई हैं सारी, इंश्योर दिस कि आप लोग वो भी अपनी प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है ना? सो फॉर एग्जांपल आपकी जो एरर आइडेंटिफिकेशन होगी, आपकी डैंगलिंग पार्टिसिपल्स हो गए, मॉडिफायर्स हो गए,
योर ग्रामर्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच, पंक्चुएशन, सारी चीजें जो हैं अब आपकी, अब नाउ इज द टाइम टू, आप लोगों ने लास्ट 1.5 महीना एक तरह से सही चीजों का एक जज़ब कर लिया अपने पास, तो नाउ यू हैव टू मूव टू यू नो टू अ हायर, एक अपने एफर्ट लगा के करना है आप लोगों ने अब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 मैंने करा कवर, उसका आंसर वैसे विक्टोरियन है, बट वी आर नॉट गेटिंग इनटू इट एक्चुअली। वो जो है इसकी ये वाले जो क्वेश्चन है ना, इट विल, इट इज नॉट एक्चुअली, ज्यादातर पूछा नहीं जाता, लेकिन इसका ये जो स्टाइल है ना पोएम का, सो इट्स अ विक्टोरियन स्टाइल ऑफ अ पोएम। सो देयर इज अ फर्क है, विक्टोरियन जो क्वीन विक्टोरिया के टाइम पे जो चीजें मतलब थी, या क्वीन एलिजाबेथ के टाइम पे जो चीजें थी, उस तरह से ये एराज इन्होंने डिफाइन किए हुए हैं ना। सो इसका आंसर वैसे ए आता है, लेकिन वी आर नॉट कवरिंग दिस, इट्स नॉट यूजुअली आस्क्ड एज वेल, ठीक है ना। सो यहाँ तक हमारा आज का सेशन खत्म होता है, ठीक है। तो I'll catch you guys in the next class. आपका कल आई थिंक ट्यूटोरियल भी है विद कैलाश, तो डू दैट वेरी वेल, उसको सी से करेगा, ठीक है। फॉलो इट प्रॉपरली एंड अपना एक तरह से अपना अपना क्या कहते हैं एफर्ट, अपना बस कीप पुटिंग योर एफर्ट इन। आई विल ऑल्सो शेयर दिस विद यू गाइज, एंड मैं आपको शायद इसमें से कुछ असाइनमेंट भी दे दूँ, ठीक है, विच विल बी ड्यू टुमारो डे आफ्टर। सो आई विल बी ट्राइंग टू, आप लोगों की प्रैक्टिस जो है वो भी साथ साथ हम लोग करें, ठीक है। ओके, एनी क्वेश्चन सो फार, एनीवन? हम आगे क्लासेस में अब हम लोग इंशाल्लाह विल बी कवरिंग द पास्ट पेपर्स ओनली, ठीक हो गया ना। सो डोंट वरी अबाउट इट। बाकी आप लोग अपने तौर पे यू हैव टू इंश्योर कि आप लोग जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको शेयर किए गए हैं, आईबीए की जो बुक है ये वाली, इसमें जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस है आप लोगों ने ये किए हैं। नहीं, कल हमारी क्लास नहीं है, विल बी कवरिंग, विल हैव अ क्लास, 1 क्लास पर वीक, ठीक है ना, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, जिसमें हम ज्यादातर विल बी कवरिंग योर पास्ट पेपर्स एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस ओनली, ठीक है। हमारा सिलेबस इज ऑफिशियली इट हैज एंडेड टुडे, तो अब हमारे सिर्फ रह गया है प्रैक्टिस ऑफ द क्वेश्चंस, ठीक है। चलें जी, थैंक यू, इंशाल्लाह सी यू गाइस इन द नेक्स्ट क्लास। मैं यहाँ पे लिख भी रहा हूँ अदनान, यू गाइस कैन कॉपी दिस डाउन, ठीक है, इसको पढ़ें, इनको भी पढ़ें, एंड और जो है तो दिस इज फॉर यू गाइस टू रीड, ठीक हो गया। चलें जी, थैंक यू। बाकी कोई क्वेश्चन होगा तो यू कैन ऑलवेज एड्रेस ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप एज वेल, ठीक है। ओके जी, हैव अ गुड वीकेंड एवरीवन एंड प्रैक्टिस इंशाल्लाह, एंड सी यू गाइस इन द नेक्स्ट क्लास। कल हमारी क्लास नहीं होगी, एज आई हैव जस्ट कंफर्म, ठीक है, हमारी क्लास कल नहीं होगी, विल बी सीइंग ईच अदर ऑन द नेक्स्ट वीकेंड नाउ।